बच्चियों से, लेकिन सर एसडीएम सर के समक्ष मैं रखना चाहूँगी, सर वी आर वर्किंग एज अ सपोर्ट पर्सन, वी आर इन द रोल ऑफ सपोर्ट पर्सन। सत्यार्थी फाउंडेशन पॉक्सो एक्ट में सपोर्ट पर्सन का प्रावधान है। हमारे पास जितनी केसेस की रिपोर्टिंग होती है हम उनको मेंटल, लीगल और हेल्थ सपोर्ट देते हैं। जैसे मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जो केसेस आए डालसा के थ्रू और जो कंपनसेशन का प्रावधान है, उसके अलावा कई बच्चियां बहुत बुरी कंडीशंस में आती हैं, उनको हम हेल्थ सपोर्ट भी देते हैं। अभी जैसे पिछले हफ्ते हमने एक बच्ची का ऑपरेशन भी करवाया, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है हमारी तरफ से 100% सपोर्ट दिया जाता है। CWC के माध्यम से भी सर हमारे पास कई केसेस आ रहे हैं, ग्राउंड से भी आ रहे हैं, फील्ड से भी आ रहे हैं, तो उन सबको हम अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश रहती है और 100% रिजल्ट रहता है। आपके क्षेत्र में रचना जी और जलाल भाई जगह जगह अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, प्लस एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग हो। सर ने जैसे बताया, एसडीएम सर ने, कि घर से ही ये सारी क्रियाकलाप शुरू होते हैं, तो आवाज उठानी बहुत जरूरी है। पिछले लॉकडाउन में जब हम एक सर्वे कर रहे थे, कोरोना पीरियड में किसी को इमेजिन था कि घर में सब लोग हैं, उसके बाद भी ये होगा, लेकिन रेशियो बताता है कि सबसे ज्यादा उसी दौरान हुए। साइबर क्राइम सबसे ज्यादा पेंडेमिक में हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सर ने स्टार्टिंग में ये बात रखी, लोगों को शर्म आती है। शर्म काहे बात की भाई? अगर कोई मुझे जरा भी हाथ लगा दे गलत नियत से, क्या मैं बर्दाश्त करूंगी? आपको क्यों करना है? फिर आपकी मैम ने बताया जब मैंने एंटर किया, क्या होता है गर्ल्स की क्या है, सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कौन अच्छी नियत से सर पे हाथ रख रहा है और कौन बुरी नियत से रख रहा है। तो ये आप में एक गॉड गिफ्ट वैसे भी है, तो प्लीज। यहाँ पे घर पे नहीं बता पाते हैं, तो मैं यहाँ पे केवी के स्कूल का भी नॉमिनी चेयरमैन हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पे, तो मैं उनकी प्रिंसिपल से कई बार बात किया इस मसले पे। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि घर में कई बार ऐसे केस होते हैं जिनके बारे में बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताते, बट कई बार उनके जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम अपने टीचर के साथ सॉल्व कर पाते हैं, बता पाते हैं चीजें कि मेरे साथ घर में ये हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी थोड़ा सेंसिटिव होंगे, अगर कोई बच्चा कुछ बता रहा है उसको हल्के में ना लाएं, कम से कम एक बार उसकी बात को गौर से सुने और सोचें क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो थोड़े से वो सेंसिटिव होकर उस डायरेक्शन में भी काम करें। इस टाइम ना जाओ, इस समय मत करो, होता है ऐसा नहीं? क्या आपके घरों में आपके भाइयों पे भी माँ बाप कहते हैं कि ध्यान? देखिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग के क्रिमिनल ऐसे या रेपिस्ट लोगों के घरों से ही होते हैं ना, कोई सड़क पर तो पैदा नहीं हो रहे ना। तो जितनी भी बच्चियां हैं वो अपने माँ बाप से बोलिए, क्योंकि अगर बच्चा क्राइम करता है, बच्चा नहीं गलत है, लड़का गलत है, तो सबसे पहले माँ को पता होता है कि मेरा बेटा कहाँ गलत है और कहाँ ठीक है। मानते हैं इस बात को? माएं हमेशा कवर करती हैं बेटे को या नहीं, कि नहीं कोई बात नहीं, पापा को भी नहीं बताते, होता है ऐसा? लेकिन आप लोग अपनी माताओं को कवर बताइए कि आप हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अपने बेटे को भी पूछिए कि कहाँ गलत करके आ रहा है, कहाँ सही गलत करके आ रहा है, क्योंकि बहनों पर भाइयों पर कवर कर सकती हैं। तो अगर हम सब भाइयों को कंट्रोल कर लेंगे तो शायद दुनिया से रेप केसेस ही खत्म हो जाएंगे। हम अपने अपने घरों की अकाउंटेबिलिटी लें कि हमारा बेटा गलत नहीं होगा। अगर हमारा बच्चा, हम सब ये अकाउंटेबिलिटी ले लेंगे तो शायद दुनिया में रेप केसेस खत्म हो जाएंगे। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। अगर हर कोई आवाज उठाएगा तो शायद हम इस पॉक्सो पे या रेप केसेस पे बात में हम मोमबत्तियां जलाते हैं तो वो मोमबत्ती जलाने की नौबत ही खत्म हो जाएगी। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब प्रतिज्ञा कीजिए। यहाँ पर हमने इतना टाइम दिया, सर बीमार होने के बावजूद भी आए, तो हमें आज यहीं से प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने अपने भाइयों को कंट्रोल करेंगे, अपनी माओ को बोलेंगे कि भाइयों को देखें। होता है ऐसा? मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, और मैंने अपनी बेटियों से कभी भी नहीं पूछा कि बेटा किस समय, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी कभी गलत नहीं जाएगी। लेकिन मेरा बेटा 9 बजे के बाद घर
बार बार कॉल करती हूँ तो कहते हैं लोगों के घरों में तो बेटियां सीरियल बनता है, यहाँ तो बेटा सीरियल होना चाहिए कि बेटे पे मतलब अत्याचार होता है। तो अगर हर माँ अपने बच्चे पे कंट्रोल करेगी तो हमें मोमबत्तियां जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा तो एक पेरेंट्स भी है जिनको आप बात कर सकते हो और पेरेंट्स के माध्यम से ये बात हम इसको उठाया जा सकता है। तो आप एसएमसी को भी जानिए, एसएमसी आपके सभी स्कूलों में है, एसएमसी में कौन लोग हैं और अधिकांश महिलाएं हैं सुबह के स्कूल में। और अगली बार से आप प्रेरित कीजिए अपनी मम्मी आप रख सकेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में सोनम जी, गीता जी भी हैं। ये लोग आपको जो प्रॉब्लम है ना खेड़ा विलेज में, बेटा आप मैं सोनम को कांटेक्ट करना, मैं जब आती हूँ तो सोनम को पता रहता है, ठीक है बेटा। मैं मंच से सोनम का और मेरी छोटी बहन है और कमलेश गीता जी का दोनों का स्वागत करती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हमारी बात को और लोगों तक पहुँचा पाएंगे मीडिया वाले। और इसीलिए मैं सोनम, आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? तो और रचना जी जो आज के कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में है, उन्होंने सोनम जी का स्वागत किया है। और हमारे बीच में एक और साथी जो सोशल वर्कर है, महिलाओं के मुद्दों के साथ में हमेशा खड़े रहते महिलाओं के साथ। मैं दिल की गहराइयों से मीना जी का स्वागत करती हूँ जो हमारे एसडीएम साहब हैं। और इनकी तबीयत नासाज थी, ये बीमार थे, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग सहे दिल से आपका मैं यहाँ से धन्यवाद करती हूँ कि आप बीमार होने के बाद भी मेरे कहने से सिर्फ फोन से यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। और मैम बक्सला मैम से बोलती हूँ कि आप प्लीज एसडीएम साहब का स्वागत करें, आरिफ भाई भी स्वागत करें। और इस संकट मुद्दे पर हमारे पास आया और बच्चों को उत्साह बनाया, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इस पर आवाज़ उठाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। एक्ट आया 2012 में निर्भया कांड के बाद आया, मानते हैं इस बात को? इससे पहले कोई कानून नहीं था पॉक्सो का। बहुत बार चर्चाएं होती थी कि क्योंकि कानून नहीं है तो प्रॉपर सजा नहीं मुकर्रर हो पाती थी अपराधी को। बहुत सारे केसेस आते थे और मतलब इसीलिए कि क्या सजा दी जाए, और इस चक्कर में वो लटकते रहते थे। लेकिन 2012 में निर्भया कांड के बाद पॉक्सो पर एक कानून बना और सजा मुकर्रर की गई। और बहुत सारी अब और हमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इन सब चीजों से निपटने के लिए हमें एक आवाज बनकर आना है, क्योंकि बच्चे बहुत बार सहम जाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते। तो हमें क्या करना है? हम दर्द नहीं सहेंगे कभी भी। हमारा एक कानूनी हक है, एक जो भी इंसान है उसका हक है कि आराम से अपने हिसाब से जिए वो। तो हम क्यों सहें किसी की चीज? जब जानवर ही किसी का टच नहीं बर्दाश्त करते बाहर का, तो हम तो इंसान हैं। इसी के लिए है कि हम चुप नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे? मैं मीना जी से बोलती हूँ कि आप अपनी बात ये चर्चा आयोजित करने के लिए पॉक्सो के केसेज अभी आपने देखे होंगे कि हाल फिलहाल में थोड़े बढ़ने लगे हैं, खासकर महिला बाल विकास मंत्रालय की कुछ पहले हुई हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। कुछ छोटे छोटे उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए, कार्टून्स बनाए, उसमें बच्चों को दिखाया गया कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। तो असल में जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो बाहर से नहीं होती हैं, वो फैमिली के अंदर ही शुरू होती हैं। फैमिली और उसके नज़दीकी रिश्तेदार, जहाँ पे बच्चों के साथ बैड टच किया जाता है तो बच्चे अपनी फैमिली को बताने में भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि उसमें या तो कोई कजिन इन्वॉल्व होता है या फिर कोई बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार होता है। तो वो पहली बात तो बच्चों में बहुत झिझक होती है कि हम इसको कैसे अपने पेरेंट्स के सामने रखें। तो एक चीज़ है, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपने साथ अगर इस तरह का कुछ भी गलत व्यवहार हो रहा है या गलत तरीके से किसी को छुआ जा रहा है, तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मम्मी इस चीज़ को समझ सकती है। हालांकि कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि सोशल प्रेशर में, सामाजिक दबाव में वो कहेंगे कि लोग घर में जैसे चाची हो, उसको बताने की कोशिश कीजिए। चीज़ें अगर जब वहाँ तक जाएंगी तो चीज़ों को कोशिश होगी कि ये चीज़ें ना हों, क्योंकि वहाँ से दबाव पड़ेगा कि जो लोग कर रहे हैं उस तरह की चीज़ें आगे बाकी जगह ना जाए, क्योंकि उनको डर रहेगा कि ये गलत है।
लेकिन अगर इस तरह की चीज़ किसी के साथ होगी तो उसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर्स बने हुए हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैडम आपको बता देंगी कि कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो मेरा मानना है कि पॉक्सो की केसेस को रोकने के लिए जो हमें सबसे प्रभावी पहल करनी होगी वो घर के लेवल पे करनी होगी। पेरेंट्स को जागरूक करना होगा कि उनके बच्चों के साथ गुड टच और बैड टच जैसी चीज़ें क्या हैं, उनको समझाना होगा। अगर ये चीज़ें वो समझ लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। कोशिश कीजिए, स्कूल सबसे ज़्यादा जो अपराधों की समस्या देखने को मिल रही है बच्चों के साथ ही देखने को मिल रही है। और बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं अमूमन वो अपराध झूठे नहीं होते हैं, सच होते हैं। जैसे कि आप बड़े जो 18+ में जो एलिगेशन होते हैं कई बार वो झूठे निकल जाते हैं, पर अमूमन बच्चों के साथ बच्चे झूठे आरोप अमूमन नहीं लगाते हैं। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तभी बच्चे वो कहीं जाके बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अवेयरनेस फैलाने में बहुत मदद करते हैं। सोशल वर्कर मैम रचना मैम एंड एसएमसी कोऑर्डिनेटर्स, आप सभी का हमारे स्कूल में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस प्रोग्राम को आयोजित करवाने के लिए रचना मैम की मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलेगी और एक तरह से स्टूडेंट्स भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, ताकि इस तरह के अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो वो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सके। अपने से बड़े किसी भी पर्सन को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, किसी से भी वो कह सके और अवेयरनेस दूसरे बच्चों तक भी ये पहुंचा सके। तो ये प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ रचना मैम का। और सर, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएं कि क्या कहना चाहिए। आज जो ये मेजर कार्यक्रम मुद्दा है उस पर हाँ, ये कार्यक्रम कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा उसकी विभिन्न शाखाओं के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं और ये भारत में बहुत ही एक बर्निंग इशूज हैं जिनके और जिसको हमने कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन देखा है उसमें इनको बढ़ते हुए देखा है। तो इसमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एनजीओज मिलके और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जैसे बाकी फाउंडेशंस भी मिलके इस तरह की समस्याओं का समाधान करने में आगे सफल हों। कहीं ना कहीं हमारा जैसा एरिया इस चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है और जहाँ पे एक अवेयरनेस का लेवल कम होता है वहाँ समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि रचना मैडम के नेतृत्व में यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने में मदद मिलेगी। हम क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे? ये प्रोग्राम मेरे लिए एक टास्क था जी। और मैं चाहती थी कि मैं, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी मेरे ड्रीम बॉय हैं और कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में काम करने में मुझे एक मेरा पैशन था जो एक मिनट आ रहे भाई पैशन था जी। मेरा ये पैशन था कि मैं बचपन बचाओ आंदोलन पर काम करूं और मैं यहाँ इस स्कूल में आकर मैंने बच्चों के लिए आवाज़ उठाने की, बच्चों को बोला कि आप आवाज़ उठाएं और बहुत सारी समस्याएं बच्चों की निकल कर भी आई और बच्चों ने डिस्कस भी किया जिसका मैं सॉल्यूशन करूंगी। अगर मैं इस मुहिम का हिस्सा हूँ, बचपन बचाओ आंदोलन पर काम कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बचपन को बचा पाऊँ। ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं बचपन को अगर बचा पाऊँगी। अब तो एसडीएम साहब ने भी हरी झंडी दे दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो। जी एसडीएम साहब बीमार होने के बावजूद भी, बुखार था, लेकिन मैंने सिर्फ एक बार फ़ोन किया तो बोले रचना मैं तुम्हारे काम से हमेशा प्रभावित रहता हूँ। जब से मैं 2-3 महीने से यहाँ आया हूँ और मैं आपके मतलब कहीं ना कहीं आपकी चर्चा रहती है आपका, और मुझे बीमार होने के बाद भी एसडीएम साहब मीना जी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन किया। आरिफ जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं डॉक्टर आरिफ, जो रचना मैम ने प्रोग्राम रखा बच्चों का जो अवेयरनेस है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और इसके लिए मैं जितनी भी तारीफ़ करूँगा उतनी कम है। कहा जाए कि ऐसे कार्यक्रम हर वार्ड, हर गली मोहल्लों में होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर वार्ड में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। जिस तरह से अभी शुरुआत करी है, धीरे धीरे और सब जगह जागरूक करेंगे, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, शादर डिस्ट्रिक्ट जो दो हमारे मिले हुए हैं,
इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, तो इसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे सब। मैम क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे पहले तो आप मेरे को ज़रा बताएंगे कि आप क्या देख रहे हैं इस कार्यक्रम में? हाँ, मेरा नाम गुंजन ग्रोवर है और मैं आज यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। माननीय हमारे नोबेल पीस लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी पिछले 40 सालों से लगातार चाइल्ड राइट्स के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उन्होंने कई ग्लोबल मार्च भी किए, भारत यात्रा की समय समय पर, ताकि बच्चों के राइट्स को हम संजो पाएँ, उनको उनके राइट मिल सके, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार क्या होता है? रोटी, खेल, पढ़ाई प्यार। तो इसी कड़ी में हमने लॉकडाउन में भी देखा कि साइबर क्राइम, पॉक्सो केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और करने वाले घर के ही लोग हैं। तो अब हम कमर कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर। कहीं ना कहीं इसके पीछे इंटरनेट भी एक कारण है। इंटरनेट है ये, आप देखें जो रेशियो बताता है कि साइबर क्राइम जितना कोरोना काल में बढ़ा, कभी नहीं बढ़ा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हमको, आपको, हमारे मीडिया के साथियों को भी काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। आज हमने छोटे छोटे स्केल्स पे, कि नीचे से लेकर ऊपर तक हम अवेयर कर पाए। बेसिकली सत्यार्थी फाउंडेशन अभी सपोर्ट पर्सन के रोल में है। अगर हमारे पास इस टाइप के केसेस की रिपोर्टिंग होती है तो हम उनको लीगल, मेंटल और हेल्थ सपोर्ट दे रहे हैं। आवाज़ उठाई नहीं जा रही। हमारी कोशिश ये है कि लोग खुल के बोले, इस मुद्दे पे बोले। बच्चों के साथ गलत हो रहा है, हमारी बच्चियों में हिम्मत आए। कहीं ना कहीं जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अभी आपने देखा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भी जाकर के इस बात को चर्चा करने डेफिनेटली ज़रूरत है। आज के सेशन की सफलता, एंड ऑफ द सेशन, आज बच्चियाँ अपने आप हमारे पास चल के आई और उन्होंने बोला कि मैम हमारे साथ गलत हुआ है। यानी कहीं ना कहीं डर है। पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको नहीं पता, वो डरी हुई थी। हमने पूछा आपने अब तक क्यों नहीं बताया, तो उनको लगा कि सब जगह पता चल जाएगा, जबकि पॉक्सो एक्ट में आइडेंटिटी कभी भी नहीं बताई जाती बच्चियों की। तो ये शायद उनको हिम्मत दे, ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हम अंजाम तक पहुँचाएँ।